और अब बात दिल्ली की। सियासी मोर्चे पर लगातार मात खा रही कांग्रेस अब बड़े बदलाव की तैयारी में है। अब फैसला कर लिया है सीडब्ल्यूसी ने कि वो न केवल संगठन में बड़े बदलाव करेगी बल्कि पार्टी के संविधान में भी फेरबदल करेगी। ये और बात है कि बदलाव कब होगा इसका कोई टाइम फ्रेम सेट नहीं है। हार दर हार झेल रही कांग्रेस ने अपनी कार्य समिति की बैठक आज दिल्ली में बुलाई थी। इसमें चर्चा थी कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन इसको लेकर कोई फैसला नहीं हुआ। इस बैठक के बाद प्रेस के सामने आए जनार्दन द्विवेदी ने बैठक में राहुल गांधी को लेकर किसी भी चर्चा से साफ इनकार किया और सिर्फ अपने एजेंडे को आगे किया। इसके तहत पार्टी का एजेंडा न केवल केंद्र की मोदी सरकार को घेरने वाला है, हम खबर ये भी दिखा रहे थे कि जयराम रमेश को भेज दिया जा सकता है भट्टा परसौल, ये भी खबर हमने आज अपने चैनल पर दिखाई थी। लेकिन कोल अध्यादेश और भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल को पुरजोर विरोध किस तरीके से इसका किया जाए, इसकी रणनीति भी तैयार की जाएगी। साथ ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रचार समिति की कमान अजय माकन को सौंपने का फैसला किया है, जो कह रहे हैं कि हम ट्रस्टेड भी हैं, हम टेस्टेड भी हैं। 5 बार मैं चुनाव जीत चुका हूं और मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, मैं कांग्रेस का जो हाथ आम आदमी के साथ थोड़ा सा दूर हो गया था, उस हाथ को और मजबूत करता दिखाऊंगा। राहुल जी को लेके न एजेंडा में कोई बात थी और न चर्चा हुई। एक वाक्य बहुत बड़ा होता है, एक शब्द की भी बात इस विषय पर नहीं है। राहुल जी ने क्या कहा? जो कहा आपने बता दिया। राहुल जी ने क्या बोला? और राहुल जी ने कहा कि ये जो बातें मैंने आपको बताई उनकी भी यही राय थी। सबकी बातें सुनी और उन्होंने कहा कि हमने अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को भी समझना चाहिए, इसलिए इस पर और व्यापक चर्चा हो, जो निष्कर्ष निकलेगा उसे लागू किया जाए। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी का बयान काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव में उन्होंने कहा कि बीजेपी ने नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी की वजह से हम हारे। राहुल गांधी के मुताबिक बीजेपी ने उन्हें नहीं हराया है, बल्कि सत्ता में रह रहे लोगों ने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर दिया, इसलिए हारे। राहुल ने यह भी कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नेताओं ने नजरअंदाज कर दिया, कार्यकर्ताओं के साथ सत्ता शेयर नहीं की। राहुल ने यह भी कहा कि कार्यकर्ताओं को हमें सशक्त करना है, जो कांग्रेस की पॉलिसी और उसकी विचारधारा जमीन से तक पहुंचाए, जड़ तक पहुंचाए, और शायद कार्यकर्ताओं की अपेक्षा हुई, इसी कारण हम हारे। इस पर अतिरिक्त चर्चा कर रहे थे दिल्ली का दंगल कितना मजबूत होने जा रहा है। हमारे रिपोर्टर रवि त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है। रवि, ये बताइए कि कौन कितने पानी में है? भारतीय जनता की पार्टी की बात कर ले तो थोड़े पसीने तो छूटे हुए, क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद आ रहे हैं चुनाव प्रचार करने। तमाम राज्यों के प्रमुख जो चुनाव प्रचार समिति के हैं वो भी दिल्ली आ रहे हैं, लेकिन बिना हाथ के झाड़ू भी नहीं लग सकती है। बताइए क्या हो रहा है दिल्ली में? देखिए, दिल्ली का माहौल बिल्कुल साफ है। ऐसा लग रहा है कि चुनाव कई मुद्दों पर होंगे और पहला चुनाव आपको बताऊं कि बीजेपी के लिए टफ इसलिए है कि बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी 6-7 महीने की जो सरकार रही है केंद्र सरकार की, और चूंकि केंद्र सरकार का ही शासन माना जाता है दिल्ली में, तो पहला एंटी इनकम्बेंसी दिल्ली को बीजेपी को देखने को मिलेगा। और बीजेपी के पास दिल्ली में फेस नहीं है, एक बड़ा संकट है, क्योंकि फेस जो भी लाया वो सक्सेसफुल नहीं रहा। इसलिए नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर फेस के तौर पर प्रोजेक्ट किए जाएंगे और उन्हीं से उम्मीद है पार्टी को। कई तमाम राज्यों में आप जो देखें उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं और बाद में सीएम डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन जहां तक बाकी पार्टियों की बात है, तो अभी दिल्ली कैंटोनमेंट का जो रिजल्ट आया, अगर आपने गौर से देखा होगा, दिल्ली कैंटोनमेंट के रिजल्ट में था कि 8 सीटों में से 5 बीजेपी के पास गई, 2 कांग्रेस के पास और 1 आम आदमी की पार्टी के पास। तो इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को एनर्जी मिली है कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से आम आदमी पार्टी का ग्राफ बीच में गिरा था, और जो खासतौर पे जो 80 सीट है, जो रिजर्व सीट है, दिल्ली में जो 70 सीटें उसमें से 12 सीटें रिजर्व है, और रिजर्व सीटों पर आमतौर पर कांग्रेस का कब्जा रहता था। लेकिन पिछली बार तरह से कहा इस सब सीटों पर आम आदमी पार्टी ने झाड़ू फेर दिया और 12 में से 10 सीटें आम आदमी पार्टी के पास गई, 1 बीजेपी के पास और 1 कांग्रेस के पास। तो वैसी स्थिति में कांग्रेस उनको वापस लाने के लिए कोशिश करेगी। मुस्लिम बहुल जो सीट है, उसमें मुस्लिम जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, उन पर फोकस करेगी, क्योंकि मुस्लिम कैंडिडेट जो है आसानी से जीत सकते हैं। पिछले चुनाव में भी ये देखने को मिला कि उनका नतीजा है। जी सर। रवि, बीजेपी और कांग्रेस 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। क्या कारण रहा है कि इन दोनों दलों में जो आंतरिक गुटबाजी है उसको रोक पाने में दोनों दलों के जो शीर्ष नेतृत्व है बिल्कुल लाचार दिखाई दे रहा है? देखिए, दिक्कत दिल्ली में वासन जी इसलिए हो जाता है कि दिल्ली में सारे नेता यहीं बैठते हैं
और सारे नेता बैठने का अर्थ है कि सबका इंटरफेरेंस भी दिल्ली के पॉलिटिक्स में होता है। चाहे आप बीजेपी की तरफ से देख लें, बीजेपी में चाहे सुषमा स्वराज हो, चाहे अरुण जेटली हो, चाहे जितने भी नेता हैं, चाहे नितिन गडकरी अगर अध्यक्ष के तौर पर यहाँ बैठने लगे, राजनाथ सिंह रहते हैं, तो इनकी वजह से एक खेमेबाजी हो जाती है और सबके अपने चहेते हो जाते हैं। दिल्ली में 2, 4, 5 एमएलए के जो दावेदार होते हैं, सबके अपने अपने चहेते हो जाते हैं। यही हाल कांग्रेस का है कि कांग्रेस के भी सारे शीर्ष लीडर दिल्ली में बैठते हैं और नया लीडरशिप इनकी वजह से, कहते हैं कि बड़े बरगद के पेड़ के आगे कोई और पेड़ नहीं पनप पाता, ये संकट दोनों पार्टियों के पास है। इस वजह से कोई नया चेहरा नहीं निकल के आ पाता है। शीला दीक्षित बहुत पहले आई जब कांग्रेस सत्ता में नहीं थी, इसलिए शीला दीक्षित इतने लंबे टर्म तक सस्टेन कर पाई। लेकिन आज की डेट में कांग्रेस के साथ भी वही संकट है और बीजेपी के साथ भी वही संकट है। तो क्या ये माना जाए कि ये देश की दोनों राष्ट्रीय पार्टियां भले ही अपने मजबूत संगठन, कार्यकर्ता शक्ति का चाहे जितना दावा करें, लेकिन एक नई पार्टी जो कुछ साल पहले अभी गठित हुई है और उसके वजह से इन दोनों पार्टियों के पसीने छूट रहे हैं दिल्ली के चुनाव में? जी बिल्कुल बिल्कुल जाहिर है। देखिए, कांग्रेस का पसीना ऑलरेडी छूट चुका है और कांग्रेस अपने को रिवाइव करने की कोशिश में है। लेकिन जहां तक बीजेपी की बात करें तो आप देखिए, जो रैली हुई, रैली में साफ तौर पे आम आदमी पार्टी को निशाना बनाया गया और जो मुद्दे हैं, जैसे वासिन जी, दिल्ली के जो मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर का रहा है। क्योंकि आप देखें कि गैंग रेप का दिल्ली का जो मामला है, तो उसके बाद पूरी दिल्ली सड़क पे आई, पूरे यूपीए सरकार की फजीयत हुई और वो मुद्दा आज भी सस्टेन कर रहा है। कहीं ना कहीं वैसी स्थिति नहीं आई कि दिल्ली में लोग अपने आप को सेफ फील कर पाए। दूसरा मुद्दा करप्शन का है। करप्शन ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ी थी, रामलीला मैदान में बड़ी रैलियां हुई और करप्शन के मामले में अगर देखें तो दिखता हुआ, जिस तरह से 49 डेज का जो क्रेडिट लेते हैं अरविंद केजरीवाल, बार बार वो कहते हैं कि भाई इस दिन में दिल्ली में कम से कम करप्शन कम हो गया, लोगों में डर था, तो वैसा डर अभी नहीं देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से 2-3 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार घिर रही है। केंद्र सरकार का शासन है दिल्ली में और बीजेपी जाहिर तौर पर इस वजह से कहीं ना कहीं कमजोर दिख रही है। जहां एक और पॉलिटिकल कल्चर की हम थोड़ा सा आपसे डिटेल जानना चाहेंगे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की जो कार्य संस्कृति है, उसमें जब कोई कामयाबी मिलती है तो उसका क्रेडिट सामूहिक नेतृत्व या आम सहमति को दिया जाता है और विफलता के लिए भी सामूहिक नेतृत्व की बात होती है। लेकिन इस बार के चुनाव में जहां कांग्रेस पार्टी की तरफ से बजाय सोनिया गांधी या राहुल गांधी का चेहरा आगे करने के अजय माकन जैसे व्यक्ति के हाथ में कमान सौंप दी गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी को आगे किया जा रहा है, तो हम एक हाइपोथेटिकल सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि कल अगर मान लीजिए चुनाव परिणाम बीजेपी के पक्ष में नहीं आते हैं दिल्ली विधानसभा के, तो उसके लिए जिम्मेदार किसको माना जाएगा? क्या उन सभी केंद्रीय मंत्रियों को जिनकी जिम्मेदारी दी गई है पूरे विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव संचालन की, या अकेले नरेंद्र मोदी की? देखिए, अगर कहा जाए, वही मैंने कहा कि बीजेपी के लिए पहला एंटी इनकम्बेंसी का ये चुनाव है और फेस नरेंद्र मोदी खुद हैं और प्रधानमंत्री भी हैं और दिल्ली में बैठे हैं। तो दिल्ली का चुनाव अगर बीजेपी हारती है तो सीधे तौर पे सबका अटैक नरेंद्र मोदी पर होगा और उन्हीं के कद को कहीं ना कहीं नीचे आंकने की कोशिश होगी। लेकिन संगठन के तौर पर चूंकि उनको बचा के रखना है, क्योंकि बिहार का चुनाव भी है, उसके आगे उत्तर प्रदेश का चुनाव है, पश्चिम बंगाल है, तमाम आगे जो चुनाव आने हैं उनके लिहाज से अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं संगठन में किसी और पर, दिल्ली प्रदेश का जो अध्यक्ष है, तमाम ऐसे हैं, उस पर ठीकरा फोड़ के निकल जाएंगे। लेकिन जहां तक अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में एक डेवलपमेंट जो दिख रहा था, जो मैं बताना चाह रहा था कि जुलाई में संगठन में बदलाव होगा, जुलाई में नया अध्यक्ष चुना जाना है। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं इस नए फेस यानी अजय माकन को उतारा गया है कि अगर डिस्क्रेडिट होती है कांग्रेस, अगर गेन करते हैं तो ठीक है, वाह भाई, 2-4 सीट जो भी आएगा तो उनको दे दिया जाएगा और उसमें राहुल गांधी को गेन दिखा दिया जाएगा। लेकिन अगर लूज होता है तो अजय माकन पर ठीकरा फोड़कर आगे जुलाई के महीने में फिर, क्योंकि राहुल गांधी को आपको मैदान में लाना ही लाना है, आज लाएं कल लाएं, तो ऐसा माना जा रहा है कि जुलाई में जो संगठन में फेरबदल होगा, पूरा रीस्ट्रक्चर होगा कांग्रेस, तो उस स्थिति में राहुल गांधी को लाने की तैयारी है। इसलिए अजय माकन को आगे लाया गया है कि एक बार फिर उनका नाम बदनाम न हो जाए, एक बार ऐसा ना हो कि राहुल गांधी फिर से फेल ये चलने लगे और राहुल गांधी फिर से तैयार न हो आने के लिए। तो अजय माकन की जो ताजपोशी हुई है, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जो दिल्ली के कद्दावर कांग्रेसी हैं, चाहे वो कपिल सिब्बल हो या और तमाम 1 दर्जन से ज्यादा नेता हों, वे सब इस इंतजार में बैठे हैं कि विधानसभा चुनाव के परिणाम आए और उसमें कांग्रेस का एक बार फिर सुपड़ा साफ हो और इसी की आड़ में अजय माकन को निपटा दिया जाए, क्योंकि अजय माकन के बारे में आम राय है कि अजय माकन राहुल गांधी के सबसे करीबी और भरोसेमंद माने जाते हैं। तो अजय माकन को निपटा के कांग्रेस के जो दिग्गज और कद्दावर नेता रहे हैं, वे
परोक्ष रूप से राहुल गांधी पर भी एक साइकोलॉजिकल दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। वही नहीं, अगर शीला दीक्षित का आप बयान देखें तो पिछले कुछ दिनों से जो बयान आ रहा है, शीला दीक्षित के काफी चहेते हुआ करते थे एक समय माकन। आज उन्होंने बयान में अपने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो शीला दीक्षित है, और एक दौर होता है हर आदमी का, एक आता हुआ दौर होता है, एक जाता हुआ दौर, एक नया दौर होता है, एक पुराना दौर, एक तरह कहा जाए खत्म होता हुआ दौर, युग, नए युग और पुराने युग की बात की उन्होंने। तो उनको पुराना युग बता दिया शीला दीक्षित को। और जो लड़ाई चल रही है, शीला दीक्षित ने खुद प्रपोज किया कि उन कांग्रेस, चूंकि नई दिल्ली से वो सांसद रहे हैं, तो नई दिल्ली से ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनका चुनाव लड़ना चाहिए। तो तमाम तरह की बातें हैं। अजय माकन को फंसाना भी है, और अजय माकन का कद भी इससे बढ़ सकता है। अगर 5-6 सीट एक्स्ट्रा कांग्रेस जीतती है, जो हालात चल रहे हैं, अगर इसमें कांग्रेस गेन करती है, हो सकता है कोई गलती आम आदमी पार्टी करे, हो सकता है कोई गलती बीजेपी की तरफ है, और उसका फायदा कांग्रेस को मिल जाए। क्योंकि दिल्ली का वोटर बड़ा संजीदा है। दिल्ली में वोटर का जो ट्रेंड होता है, जो नॉर्मल मूड होता है उत्तर प्रदेश का, बिहार का, उससे बिल्कुल अलग मूड है। तो हो सकता है कि इनकी गलतियों का फायदा कांग्रेस को मिल जाए, ऐसी स्थिति में अजय माकन का कद बढ़ जाए। लेकिन जो ये स्ट्रेटजी है, कहीं ना कहीं दिल्ली के जो सीनियर लीडर्स, उनका यही स्ट्रेटजी है कि अजय माकन को फंसाया जाए और इसी बहाने राहुल गांधी पर ठीकरा फोड़ा जाएगा। उसी से बचाने के लिए अजय माकन ने खुद जिम्मेवारी ले ली कि मैं खुद ही आगे बढ़ूं, और इस पार्टी की तरफ से भी ये मैसेज आए कि हार का मैसेज भी उनके पास जाए और जीत का मैसेज भी बाद में दिया जाए, तो संगठन के ऊपर नेताओं को दे दिया जाएगा। बिल्कुल, शायद रवि, शायद यही कारण है कि अजय माकन ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बोल दिया, ट्रस्टेड और टेस्टेड चीजों का उन्होंने इस्तेमाल करा। उन्होंने बोला कि मैं चुनाव जीतूंगा, पूरी कोशिश है कांग्रेस को आगे लाने की। कुल मिलाकर दिल्ली का दंगल काफी इंपॉर्टेंट है। चेहरे की तो लड़ाई नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक वर्चस्व की भी लड़ाई है। कुछ चेहरे निपटेंगे भी, और कुछ चेहरे कौन से उभर कर आते देखने वाली बात होगी। बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है दिल्ली का ये चुनाव।